हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नीतीश पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्योंकि आज मैं लेके आया हूं कि प्रस्तावना यानी कि हमारी जो उद्देश्य क्या है उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कम से कम 42 क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको प्रस्तावना से संबंधित या फिर आप उसको उद्देश्य क्या कह सकते हैं उससे संबंधित हमने आपको शॉर्ट नोट्स में बताने का प्रयास किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद इस प्रैक्टिस को सॉल्व करिएगा, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मैंने जो प्रस्तावना में बताया है उस प्रस्तावना से रिलेटेड जो है आईएएस पीसीएस साथ साथ टीजीटी पीजीटी एलटी नेट जेआरएफ में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाएंगे। और आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इससे संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। तो नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन बनाया जाए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको पता होगा कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी न किसी एग्जाम में जाएंगे तो देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद पेपर दे के आएंगे तो आपको 99% क्वेश्चन मेरे प्रैक्टिस सेट से कंफर्म है देखने को मिलेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए, अगर हम हाई लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो फिर लो लेवल की कोई बात ही नहीं रह जाती है। ठीक है, अगर आप हाई लेवल से तैयारी करेंगे तो लो लेवल आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो खुद ही आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको इस चीज़ से नहीं घबराना है कि ये आईएएस पीसीएस और नेट जेआरएफ के क्वेश्चन हैं। आपको पता होगा कि इन्हीं क्वेश्चन को उठाकर जो है टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआईसी में दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट और तमाम वनडे एग्जाम में जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आईएएस पीसीएस का ही करवा रहा हूँ तो ये आईएएस पीसीएस में ही आएंगे, ये वनडे एग्जाम में भी आएंगे। अगर आप वनडे एग्जाम दिए हैं तो जाके देख लीजिएगा मेरा ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद, तो ऐसे एग्जाम आपको वनडे एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डियर। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा होगा आपको। हम भारत के लोग, ये जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में बात कर रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ पे आपको फील करना है क्या होगा, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि वो कौन सी डेट थी जब हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये संविधान सभा में प्रस्तावना को जो है उद्देशिका को रखा, और उसमें किस डेट को ये इसको जो है भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान कर दी गई। तो मैं आपको बता दूं, ये बात जो कही गई थी किस डेट में की गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं इसके पहले वीडियो में मैं जब शॉर्ट प्रस्तावना को मैंने पढ़ाया है तो उसमें सारी चीज़ें मैं बताया हूँ। अगर आप उसको वीडियो को देखे होंगे तो ये सॉल्व प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी मतलब एकदम हल्के में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि मैंने उसमें बताया था 26 नवंबर 1950 और क्या बताया था, ठीक है, मित संवत। ठीक है, मित संवत 26 नवंबर 1949 2000। ठीक है, वहाँ पे बताया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें प्लीज़ पहले मैं आपसे बोलूँगा कि जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। प्रस्तावना या उद्देशिका से रिलेटेड मैंने शॉर्ट नोट्स जो आपको बताया है वो बहुत बेनिफिट, उसमें कुछ मैंने वाद भी बताए हैं, जैसे केशवानंद और गोलकनाथ वाले वाद थे, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो देखिए 42 क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आपको उबन महसूस होती है। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ये कह रहा है 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, उस समय संविधान की क्या स्थिति थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, क्या लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया था, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं,
आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो उसमें ये बात तो कन्फर्म है कि डी आपका आंसर राइट नहीं होगा। तो जब मूल संविधान की बात कर रहा है, तो मूल संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये उद्देशिका की फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है। ठीक है, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की फर्स्ट लाइन में लिखा गया है। जबकि अगर बोलता है तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और ये अखंडता शब्द जोड़ा गया था। गणराज्य नहीं, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जबकि यहाँ पे आंसर आपका राइट क्या हो जाता है, यानी कि मूल संविधान में प्रस्तावना में क्या बातें लिखी गई थी, यही लिखी गई थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया था, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अब इस तरह हो गया है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द ऐड किए गए थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य में। तो देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं का मत, मैंने आपको बताया था, अगर आप उद्देशिका पढ़ लिए तो पूरा भारत की संविधान के बारे में आप जान गए हैं कि भारत का संविधान किस तरह से बताया गया है। तो इसलिए आपका आंसर जो होता है राइट ए हो जाएगा, यानी कि उद्देशिका जो है भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। यानी कि आप केवल संविधान की उद्देशिका पढ़ लीजिए, इसके बाद आप कोई भी मतलब किसी भी कंट्री का रहेगा तो पता कर पाएगा या बता पाएगा आपको कि हाँ, भारत का संविधान इस ढंग से लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसको बताया है शॉर्ट नोट्स में, मैं जब पढ़ा रहा था उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और कितने तरह के न्याय होते हैं, स्वतंत्रता होते हैं, समानता और भ्रातृत्व की बात करता है। अब देखिए, मैं न्याय की बात करूँ तो संविधान में बोला गया है, देखिए संविधान में बोला गया है कि हम उसके समस्त नागरिकों को क्या करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कितने न्याय हो गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक, 3 न्याय की बात कर दी है। ठीक है, यहाँ पे न्याय पूछा है। फिर स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की मैं बताया हूँ उसमें शॉर्ट नोट्स में। तो देखिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार का हो गया, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार का न्याय भी मैंने बताया है। ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, वीडियो पड़ा होगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करता है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की मैंने बताया, समानता 2 प्रकार की मैंने बताया था आपको याद होगा, समानता मैंने 2 प्रकार की बताया था। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार का न्याय बताया गया है। तो 3, 5, 2 और भ्रातृत्व की बात की गई है कहाँ पे, हाँ, ये भ्रातृत्व की बात की गई है। तो भ्रातृत्व की बात की गई बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए, बंधुता भी एक, बंधुता कितनी प्रकार की बताई गई है, बंधुता आपकी 1 प्रकार की बताई गई है, यानी कि अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है, तो यहाँ इस क्रम में आपका 3, 5, 2, 1 हो जाएगा। 3, 5, 2, 1 आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अब देखिए, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाने की पूर्ण संभावना भी है आपको किसी भी एग्जाम में, खासकर टीजीटी पीजीडी में तो पूछा जा सकता है। तो देखिए, वहाँ पे अगर न्याय की बात की करेगा तो 3 प्रकार का न्याय, कौन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करेगा तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या क्या स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता जो है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 हो गई। और समानता की बात करता है तो समानता जो है 2 तरह की होती है, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुता 1 प्रकार की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हम उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है।
ये देखिए क्रम बता रहा है, ये बीपीएससी प्री में पूछा गया है 1995 में, ठीक है। गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, मतलब किस ढंग से पूछा गया। देखिए पहले होता था ना, ये जो उस उद्देश्य क्या है, कैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस 2-3 ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे कन्फर्म है कि इन तीनों में से एक ही होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब देखिए ये तो कट गया, इसमें समाजवादी नहीं है, बाकी बचा 2। अब इन दोनों में से बी और डी में से समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं उसको। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष इसमें है, इसमें जनवादी है, जनवादी का यूज ही नहीं किया गया है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ये जनवादी अब आएगा, यानी कि लोकतंत्रात्मक, इसके बाद गणराज्य आएगा। तो इस ऑप्शन, इस दृष्टि से आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस क्रम में कौन सा राइट हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने की, ठीक है, ऐसे बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो इस तरह से आपका जो है डी ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए आपको प्रस्तावना पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगर प्रस्तावना आपको याद है तो प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन आपको गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अभी मैंने बताया सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। क्या कहा गया है, एक सार्वभौम में है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। क्या है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र की बात करता है। तो देखिए सार्वभौम भी है और समाजवादी, इसमें ऑप्शन कई आपके राइट हो जाते हैं, ठीक है। तो संविधान में जो उल्लिखित है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है या लोकतंत्रात्मक हो गया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड शब्द में यूज किए गए हैं। तो देखिए ये भी यूज किया गया है, ये भी, तो इसमें सबसे बेटर आंसर आपको चुनना है, तो ये सी आपका हो जाएगा, ठीक है। सी आपका राइट हो जाएगा। सही होने को तो मान लीजिए तीन दोनों सही है, बट ये दोनों सही नहीं है, इतना ज़्यादा बेटर क्या है, ये है ना, तो इसलिए ऑप्शन ये राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 किए थे कि नहीं। 5 तो किए थे हम लोग। 6 हो गया, 7 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्न शब्दों में विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन सा आता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब सार्वभौम पहले आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, सार्वभौम पहले आ जाएगा, यानी कि सी जिस ऑप्शन में होगा वही होगा आपका, यानी कि C3 में है, तो तीनों तो हो नहीं सकते हैं, एक तो कट ही गया है, ठीक है। सार्वभौम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी देखिए हाँ ए आ गया, तो ए आपका ये हो गया, यानी कि CA और CD हो गया सी, इसलिए ऑप्शन ए, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसके बाद पंथ निरपेक्ष आ जाएगा, धर्मनिरपेक्ष डी आ गया, लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो कौन सा राइट हो जाएगा क्रम में, ये ऑप्शन नंबर ए, CADB, यानी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सार्वभौम आ जाएगा, फिर आ जाएगा समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बहुत ईजी है, इसमें ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो क्या जोड़ा गया था, आपको पता होगा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। तो ये भी बहुत ईजी है, कोई 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता एक शब्द था, क्या था, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, यानी कि 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। बहुत ही जी ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है, ये आ भी सकता है आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आ भी सकता है। सो प्लीज़ इस सेशन से ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, टीचर को मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं। यानी कि मेरे पढ़ाने की जो एक वीडियो बनाने में काफ़ी वर्क मतलब लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपको बस इतने अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो बस आपका एक ही फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको बोला जा रहा है कि आप इस सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो करना चाहिए अगर आपके लिए फ़ायदा हो तो। अदरवाइज़ नहीं फ़ायदा है तो मत करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य अभी मैंने बताया ना, धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में ही है। क्या प्रस्तावना में बात की गई थी? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त, यही सब बातें हैं ना। तो इसमें धर्मनिरपेक्ष की बात कौन करता है? प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में बात की जाती है। 11 का क्या हो जाएगा? बी। 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता नहीं सम्मिलित था, वो तो 76 में जोड़ा गया था, बाकी सब तो था ही। वही 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वो जो हुआ था 1976 में। बट यहाँ पे पूछ रहा है आपसे 1975 में। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, और एक बार पढ़ेंगे फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो फिर कहीं आपको भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस आप मेरे साथ बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाज प्रस्तावना में जोड़े गए थे? अभी मैंने इसको कई बार रिपीट किया था। देखिए ये पंथ निरपेक्ष को आप धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं रखना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष देता है तो बात वही होती है। पंथ निरपेक्ष बोले या धर्मनिरपेक्ष, बात एक ही होगी, ठीक है। तो कौन कौन से जोड़े गए थे? समाजवाद जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, संपूर्ण प्रभुत्व पहले से ही था, ठीक है, और ग्राम स्वराज जोड़ा गया था। ऐसी तो बात होगी नहीं, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो देखिए पहला तीसरा देखिए किस में है? ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। कौन सा राइट हो जाता है डियर? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। कूट है, इसको मिलाना है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कौन सा सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंतोगत्वा उद्देश्य क्या बना? क्या ये बात सही है? मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बताया है। इससे संशोधन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में बताया है। संशोधन कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, कितनी बार किया गया है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताया, पंडित नेहरू द्वारा जो है, क्या इसको प्रस्तुत किया गया था? ये कह रहा है किया गया था कि नहीं किया गया था? बिल्कुल किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था वही तो आगे चल के उद्देशिका और प्रस्तावना बना था। ये तो मैंने आपको बताया है शॉर्ट नोट्स में। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मैंने ये भी बताया था कि इसको हम न्यायालय में लेके नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ। यानी कि इसका अगर उल्लंघन कोई करता है तो इसके खिलाफ हम लोग लेके न्यायालय में नहीं जा सकते। वाद योग नहीं है, केवल वाद योग क्या है, वादी योग आपका जैसे मौलिक अधिकार है, वहाँ पे वादी योग हो सकता है, बट ये वादी योग नहीं है। ये भी आपका 2 भी राइट हो जाता है। अब 3 में इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए मैंने बताया था संशोधन नहीं किया जा सकता, क्यों? संशोधन तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक पहला संशोधन तो किया गया, एक ही संशोधन हुआ, क्यों नहीं किया जा सकता? तो संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर बोला है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो देखिए ये तो सही बात है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता प्रस्तावना को। और ये केशवानंद भारती बनाम में मैंने मूल ढांचा का विवाद बताया था 1973 वाला, तो उसमें जो था उसमें ये भी रखा गया कि भारत की मूल ढांचे को बिना छुए ही
उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संशोधन मत करिए कि जो मूल ढांचे को प्रभावित करता हो। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 1 to 4। ठीक है, समझ में आई ना ये बात? ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, यकीन मानिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 में। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, बिल्कुल लागू किया जा सकता है, ये तो लागू है ही। ठीक है, लागू है कि नहीं है? यह लागू नहीं किया जा सकता, ये लागू नहीं किया जा सकता है, सॉरी यहाँ पे देखिए लागू किया जा सकता है, जैसे कि ये बिहेवियर में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे ये सैद्धांतिक रूप से लाया जा सकता है, यहाँ पे बात इसकी ये होगी, तो ये लागू किया जा सकता है, नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि वाद योग है ही नहीं, तो लागू कैसे होगा? सरकार चाहे लागू करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है। यह लागू नहीं किया जा सकता, ये बात सही है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब यह लागू किया जा सकता है गलत है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये लागू क्या नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको जो है हम लोग न्यायालय में लेके नहीं जा सकते हैं, बात ये है। सिंपल सी बात समझ लीजिए, यहाँ इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है विधिक स्वरूप क्या है, विधिक मतलब न्यायिक स्वरूप क्या है, इसके संविधान में क्या प्रावधान करता है, क्या ये वाद योग्य है कि नहीं है, इसके बारे में बात करता है। तो इसलिए ऑप्शन का ये, इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइए, यहाँ न्यायालय से संबंधित है, समझ लीजिएगा। तो यह लागू नहीं किया जा सकता, इसके पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कौन सा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, ये भी वही क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसमें हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही उड़ाते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब आपको पता है तो क्या दिक्कत है। भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा, देखिए इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, आपको पता है ना, 3 ही शब्द जोड़े हैं, एक ही बार संशोधन हुआ, तो इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, क्या नहीं सम्मिलित थे? 49 में कहाँ सम्मिलित थे? अखंडता शब्द, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यानी कि 1 2 3 1 2 3 देख लीजिए, ये आपका राइट हो जाएगा, ये शामिल नहीं थे, ये तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे ना। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा है। 20 में देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथरेचे शब्द जोड़ा गया था, बहुत ही ईजी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सेशन से जुड़ी जरूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान का आमुख है, जिसको उद्देश्य क्या कहते हैं, उसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, क्या क्या? तो सामाजिक आर्थिक न्याय की तो बात करता ही है, राजनीतिक की भी न्याय करता है, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करता है, अवसर की समता की बात करता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी बात करता है, तो सभी चारों हो जाएंगे, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अगर उद्देशिका उस, देखिए डियर, आप उद्देशिका को पढ़ लीजिए और उसको याद कर लीजिए, बहुत सारे फायदे उसके होंगे आपके। ठीक है, तो मैं तो उद्देशिका को पूरा पढ़ लिया हूँ, कई बार मैंने पढ़ा है, मुझे याद है उद्देश्य क्या, इसलिए मुझे बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि क्या बातें उसमें कही गई हैं क्या नहीं। उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कितनी तरह के न्याय बताए गए हैं, कितनी तरह के स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, सारी बातें आपको अच्छे से याद रहेंगी, कोई भी कन्फ्यूजन कहीं नहीं होगा, आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, उनका एक कारण है, सही बताना है आपको। ठीक है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बिल्कुल सही है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। क्या ये बातें सत्य लग रही है आपको? जी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, यानी कि जो है ये पहला भी सही है आपका,
और दूसरा भी सही है। यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था ना, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ना, तो ए आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है जनता के जनतंत्र के प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र से, जनता के हम लोकतंत्र से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो मैंने पहले ही बताया था हम भारत के लोग भारत को, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है 23। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जिसको बोल सकते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे शब्द हैं ना। तो 24 देखते हैं हम लोग। हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ द इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है आपको पता है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। 25 देखते हैं हम लोग। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत व्यक्त किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो पता होगा सार्वभौमिकता में। सार्वभौमिकता का मतलब होता है ना क्या, कि सभी व्यक्ति सार्वभौम में रूप से सभी व्यक्ति समान रूप से मानव है, ठीक है, सार्वभौमिकता का यही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ये भी है, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण की बात नहीं की गई है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कौन सा शब्द नहीं है? लोक कल्याण की बात ये उद्देश्य क्या नहीं करता है। 28 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है? बिल्कुल नहीं की गई। तो आपका डी आंसर राइट हो जाता है। कौन सा आंसर? डी आंसर राइट हो जाता है 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, धार्मिक न्याय है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। 30 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? इसको मैंने बताया है पहले ही। उद्देशिका को, यानी कि उद्देशिका को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इससे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं ये? तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएससी में पूछा गया है, प्री में पूछा है, एलडीए में पूछा गया है, यूपी पीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे बताइए? ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो प्लीज़ सेशन से जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू है मेरे चैनल पर। अदरवाइज आप पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिए और दोस्तों के पास शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। बस आप लोगों से बस मेरी यही है कि एक आकांक्षा है कि इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, जबकि ये पूर्णतः आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जन्म कुंडली की बात किसने कहा? बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जन्म कुंडली की बात किसने कही है कि ये हमारे संप्रभुता का प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है? तो देखिए ये जन्म कुंडली की बात के एम मुंशी द्वारा की गई है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अदरवाइज ये तो बस पीसीएस का बता रहा है, लेकिन कई कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि के एम मुंशी ने जो है ये प्रस्तावना को क्या कहा? जन्म कुंडली कहा है। बस इतना सा याद रखिएगा आप। संविधान की पवित्र दस्तावेज किसने कहा? पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ये भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है एक पवित्र दस्तावेज है। किसने कहा था? वी आर अंबेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? अब देखिए एक आया था वाद जिसमें बोला गया कि ये जो उद्देश्य क्या है, ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर इसके बाद एक वाद आया जिसके बाद कहा गया कि नहीं, ये संविधान जो है
संविधान का हिस्सा उद्देश्य क्या है। तो ये किस वाद में कहा गया है ये पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बेरुबारी विवाद हुआ था 1960 में, आया था फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया कि संविधान का हिस्सा जो है ये उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही केशवानंद का 1973 में आया फैसला, 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था, उसमें कहा गया कि संविधान का भाग उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसमें उद्देशिका को इसने उसके पलट दिया, इसके विपरीत दिया था, ठीक है। तो 1960 में बेरुबारी विवाद आया था, ठीक है, बेरुबारी यूनियन वाद आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि ये उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे ही 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से आया फैसला, उसमें इस फैसले को पलट दिया गया, यानी कि ये कहा कि जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, ठीक है। बट इसमें संशोधन की बात किया जाए तो अगर संशोधन करना चाहें तो संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते कि संविधान की मूल ढांचा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप जुड़े रहिए और मैं आपको प्रयास करूंगा कि डिस्क्राइब करके आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अभी देखिए मैंने बताया उद्देशिका का भाग है, 2 वाद में कहा गया था कि उद्देशिका का भाग है। तो देखिए एक हुआ था इसमें, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। जबकि बेरुबारी को याद रखना है, बेरुबारी यूनियन जो बोला था उसमें उस फैसले में बोला गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद बम्बई बनाम यूनियन स्टेट ने इसने भी कहा कि जो उद्देशिका है संविधान का भाग है। साथ ही साथ केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य में भी यही निर्णय आया कि संविधान का हिस्सा जो है हमारा उद्देशिका या प्रस्तावना है। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया। तो मौलिक संरचना का स्वीकार किया गया था ये 36 का, मैंने बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था कि इसको मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है, किस में की गई। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के निर्देशक तथ्यों में, मूल अधिकारों राजनीतिक निर्देशक तथ्यों मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है इन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। तो किस में की गई है व्याख्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये इसकी व्याख्या जो है मूल अधिकार में किया गया है। राज्य के निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। 38 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के निर्देशक तत्व या संसद। बहुत ईजी क्वेश्चन है, यूपी लोअर में आया है देखिए 2013 में। तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रस्तावना में ही तो उद्देश्यों की प्रतिबिंबित करता है, यानी कि प्रस्तावना पढ़ लीजिए तो आप भारतीय संविधान के बारे में जान जाएंगे किस ढंग से बनाया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार की। कौन कौन से न्याय की बात की गई है, मैंने आपको बताया था ना 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। कौन कौन से न्याय थे बताइए, देखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए न्याय की बात करें तो न्याय 3 तरह की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। 3 तरह की बात कौन की गई है, न्याय की। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 तरह की, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता की बात की जाएगी तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की बात की गई है, बंधुता की 1 बार। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। तो किससे किया गया है, ये उद्देशिका और राज्य के निर्देशक तत्वों से संबंधित उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय की बात करता है, उद्देशिका में भी बताया गया है आर्थिक न्याय के बारे में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आर्थिक न्याय की व्याख्या की गई है, उपबंध किया गया है। 41 देखते हैं हम लोग, भारत के संविधान की उद्देशिका।
संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसमें कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो 41 का क्या राइट होगा आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये तो संविधान का भाग भी है तो यहाँ पे भी दोनों में है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सही बात बोल रहा है, तो इसलिए डी आपका राइट हो जाएगा। इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है और ये वादी योग भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर। संविधान में दिया गया है, न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों की उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनों अर्थ की सहायता करता है। तो कौन सा सही है इसमें आपको बताना है 42 का, ठीक है। तो 42 का आंसर आपको, देखिए इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। आप कमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। कमेंट आप ज़रूर करिएगा और इसमें सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर कमेंट जिसका आएगा फिर मैं उसको राइट आंसर बताऊँगा वहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही डियर। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप ग्रुप जितने बनाए हों वहाँ पे करिए। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जिनको इसकी ज़रूरत है, या जो किसी भी कारण से जो है कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पेड बैचेज नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन बच्चों के पास भेजिए ऐसे वीडियो को, क्योंकि उनको इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस आपका एक ही काम है, आप खुद पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।